सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आईटॉप एकेडमी में। ये सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा जारी एक सर्कुलर है। ये सर्कुलर 69,000 के अंदर जो रिक्त पदों पर चयन सूची जारी हुई है उसके संबंध में है। इसके बारे में आपको एक एक बिंदु बताएंगे, एक एक बिंदु आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो भी लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं उनके लिए इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए, सारे बिंदु हैं इसके। ये लगभग इसके अंदर 18 बिंदु है। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नियुक्ति पत्र को लेकर कोई डेट जारी नहीं की गई है। तो ये 69,000 के अंदर जो तृतीय चयन सूची के अंदर सेलेक्ट हुए हैं लोग, उनके लिए एक बुरी खबर है। तो इस सर्कुलर के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आज की अमर उजाला की न्यूज़ देख लेते हैं। ये है वो न्यूज़ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गर्भवती महिला अभ्यर्थी हैं उनके बारे में अलग से सूचना देनी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज से है और सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों के बारे में भी परिषद को कराया जाएगा अवगत। तो ये नई सूचना आई है, इसमें आपको दिखा देते हैं। ये प्रयागराज से खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान गर्भवती महिला अभ्यर्थियों और अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची अलग से तैयार कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी इनकी सूची अलग अलग बनेगी। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है, यानी आज से। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 28 से 29 जून को आयोजित होने जा रही काउंसलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो सर्कुलर, जो परिपत्र हमने आपको दिखाया था। तो ये वो न्यूज़ है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है, यानी पत्र 2 लोगों को संबोधित किया गया है कि चयन जनपद आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थी, विशेषकर गर्भवती महिलाएं अथवा अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर परिषद को अवगत कराया जाए। यानी इन दोनों की सूचना उनको देनी होगी, ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो अभिलेख हैं उनके परीक्षण के लिए जो अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उनके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता के नाम का मिलान परिषद द्वारा NIC से प्राप्त जनपदवार श्रेणीवार चयन जनपद आवंटन सूची से कर लिया जाए। यानी उनके इन बिंदुओं का मिलान ज़रूर किया जाए। और दोनों सूची वेबसाइट पर प्रकाशित सूची एवं परिषद द्वारा NIC से प्राप्त एक्सेल शीट में नाम होने की स्थिति में ही काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाए। एक एक्सेल शीट मदर लिस्ट जो है वो जनपदों को भेजी जाती है, तो उन दोनों लिस्ट के अंदर उनका मिलान करना आवश्यक है। सचिव ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का मिलान उनके आधार पहचान पत्र से भी किया जाए। यानी आप आधार कार्ड अवश्य लेके जाइए ताकि कोई फर्जी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल ना हो सके। तो ID प्रूफ वैसे तो आप कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्त के लिए अहर पाए जाने पर अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर अंदर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। यानी ये एक बेफिक्री वाली न्यूज़ है। जिनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी नहीं बन पाया है तो वो 7 दिनों के अंदर प्राप्त कर लिया जाए। होता क्या है कि जैसे ही लोगों की काउंसलिंग होती है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है, तो एक होड़ सी लग जाती है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने की। तो वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए डेट जो है 7 दिन की कर दी गई है। यानी 7 दिन के अंदर आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, मेडिकल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। ये न्यूज़ जो है ये थोड़ी घातक है, ये थोड़ी निराश करने वाली है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि के बारे में अभी कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। अभी निर्देश केवल और केवल काउंसलिंग कराने के हैं। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को सभी औपचारिकताएं बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से पूर्ण की जाएंगी। कोविड-19 के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। तो आपको मास्क लेकर ज़रूर जाना है, और आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, और आपको फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है। और नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिलने वाले हैं, उसको लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे। हो सकता है 29 तारीख को इसको लेकर निर्देश जारी हो जाए, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, बच्चे स्कूल के अंदर आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में वेतन का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ सकता है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो अब 29 तक तो काउंसलिंग चलनी है, उसके बाद शायद ऐसा हो जाए कि 29 की शाम को या 29 की सुबह को या आज शाम तक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए आदेश जारी हो जाए। फिलहाल जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नियुक्ति पत्र 30 जून को जारी किए जाएंगे। आइए अब लौटते हैं सर्कुलर की तरफ। ये है वो सर्कुलर जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने भेजा है। और उन्होंने किसको भेजा है? ये उन्होंने भेजा है प्राचार्य को
और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। जो प्राचार्य हैं वो अध्यक्ष जनपदीय चयन समिति के भी होते हैं। विषय क्या है? विषय वही है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर अंतिम चयन जनपद आवंटन सूची में अंकित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण के संबंध में, यानी केवल ये काउंसलिंग के परीक्षण काउंसलिंग के संबंध में है। इसके अलावा इसके अंदर नियुक्ति पत्र की कोई बात नहीं है। यहाँ भी आप ऊपर टाइटल में देख लीजिए, महत्वपूर्ण समयबद्ध है, केवल अभिलेखों के परीक्षण काउंसलिंग हेतु स्पष्ट रूप से दिया गया है कि नियुक्ति पत्र को लेकर अभी यह सर्कुलर जारी नहीं हो रहा है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या बोला गया है। कृपया उपरोक्त विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 नवंबर 2020 के अनुपालन में, ये आदेश पारित हुआ था, के अनुपालन में प्रथम चरण में 31,277, उसके बाद दूसरे चरण के अंदर 36,590 और अब तृतीय चयन के अंदर लगभग 6,000 लोगों की चयन सूची जारी हुई है। तो शासनादेश संख्या हम नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसमें लिखा है दिनांक 17 मई द्वारा 68,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के आदेश के अनुपालन में आप द्वारा प्रेषित रिक्त पदों से पूर्व से अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को जोड़ते हुए के आधार पर एनआईसी द्वारा चयन श्रेणी के आधार पर परीक्षण उपरांत रिक्त पदों पर विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतिम चयन जनपद आवंटन सूची इस वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है और निर्धारित तिथि 28 तथा 29 जून को अभिलेखों का परीक्षण यानी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। काउंसलिंग तो यहाँ पे कोई कुछ आपको समझाया ही नहीं जाता है, ना कोई यहाँ पे आपके जो विद्यालय हैं वो लॉक होने होते हैं, तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा बोलना चाहिए। अब विभाग धीरे धीरे काउंसलिंग शब्द का प्रयोग छोड़कर हो सकता है डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टर्म है वो यूज़ करने लगे। इसको 10 बजे इनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि जनपद स्तर पर जो बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित है, यानी जो उसके अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उसके अनुसार जो गठित जनपदीय समिति होगी उनके द्वारा ये कार्रवाई की जानी है, यानी जो समिति गठित होनी है वो इस अनुसार होनी है। अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले डेट के बारे में बोल दिया गया है कि इस डेट से इस डेट तक काउंसलिंग होनी है। उसके बाद बोला गया है कि उनके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम सब आप चेक कर लें। उसके बाद थर्ड में बोला गया है कि जनपदीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक अन्य सुसंगत अभिलेख यथा आरक्षण, विशेष आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र जो हैं ये एक्सेल शीट से इनका मिलान कर लिया जाए। साथ में देखिए ये भी इसमें मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि उनका पहचान पत्र से भी उनका मिलान किया जाए, आधार पहचान पत्र से। तो हो सकता है कि आधार अनिवार्य कर दिया जाए, इसलिए आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। साथ में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन से सेट बनाने हैं, क्या क्या करना है। तो इसमें बिंदु 4 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपने समस्त शैक्षणिक अन्य मूल अभिलेखों उनकी 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, यानी स्वप्रमाणित लिखा हुआ है। स्वप्रमाणित का मतलब आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से इनको प्रमाणित नहीं करवाना है। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए। साथ में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क जो अनारक्षित ओबीसी हेतु ₹500 है और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु ₹200 है, इसका आवेदन शुल्क आपको बनवाना होगा। इसके साथ साथ जो विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन हैं उनको छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों का जिस श्रेणी के अनुसार है वो शुल्क देना होगा, उसका बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। यानी एक तो आपके लिए आधार कार्ड ज़रूरी हो गया, आपके लिए 2 सेट जो प्रति हैं स्वप्रमाणित वो ज़रूरी हो गया, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी हो गए, साथ में एक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नाम काउंसलिंग का बैंक ड्राफ्ट जो ₹500 का है जनरल ओबीसी के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के लिए ₹200 का है। विशेष आरक्षण में जो दिव्यांगजन हैं उनको नहीं बनवाना है कोई बैंक ड्राफ्ट, उनके अलावा सबको बनवाना है। तो आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसके अंदर है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे देख लेते हैं। बता रखा है ये आपके लिए नहीं है, ये 15 दिवस के अंदर उनको बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, तो ये आपके लिए न्यूज़ नहीं है। ये बता रखा है कि कैसे कैसे बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है बिंदु 5 में कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं वो काउंसलिंग के लिए जो निर्धारित तिथि है उसमें समस्त औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, सैनिटाइजिंग का भी ध्यान रखना है, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी तथा अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावक बिना मास्क के काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित नहीं रहेंगे, यानी मास्क लगाना भी अनिवार्य है। साथ में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।
जो उम्मीद करते हैं आपको मिल जाए अच्छी व्यवस्था। नहीं तो अपनी पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएँ, 2 लीटर वाली। आपको पानी की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, गर्मी बहुत है। साफ़ सफाई भी रखी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर चिकित्सक की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी, यानी वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध रहेगा यदि कोई समस्या आती है तो। और इसमें में बता रखा है कि डीएम को और एसएसपी को आपको सूचित कर देना है। ये भी आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के लिए बता दें कि आपको मास्क और सैनिटाइज़र आप ज़रूर लेके जाइएगा, पानी की बोतल भी ज़रूर लेके जाइएगा। देखते हैं आगे। छठा बिंदु है, काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा, यानी उनको आपको एक पंजिका पर अंकित करना है। ये भी आपके लिए नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमने बताया था, जो न्यूज़ में भी है, कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो होगा वो 7 दिनों के अंदर प्राप्त कर लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत भाग लें। इसमें साफ साफ लिखा है कि नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से, अभी नियुक्ति पत्र मिल नहीं रहा है, जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलता है ऐसे ही 7 दिनों के अंदर अंदर आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। आगे चलते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक, इसमें शिक्षा मित्र वाला है कि शिक्षा मित्रों को उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंकों के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का आंकलन इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों। यानी शिक्षा मित्रों के संबंध में ये बात की गई है कि उनके जो 25 अंक के भारांक दिए जा रहे हैं उनको, तो उसका मिलान ज़रूर कर लिया जाए, उसको चेक ज़रूर कर लिया जाए कि वाकई वो शिक्षा मित्र 25 अंक का जो भारांक दिया जा रहा है उसके योग्य है या नहीं है। उसकी शर्तें हैं वो भली भांति चेक कर ली जाए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी जो आवेदन के बाद जो एनआईसी ने उपलब्ध कराया है डेटा और जो उनका अभिलेख है उसमें अंतर होगा, तो उनके नाम इस लिस्ट के द्वारा दे दिए जाएं। देखिए, ये अभी हाल ही में ये प्रैक्टिस शुरू हुई है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। ये इसलिए हुआ है ताकि फर्जी शिक्षकों से बचा जा सके। तो इसका ब्यौरा भी बेसिक शिक्षा परिषद अपने पास मंगवा रहा है, तो फर्जी जो अभिलेख वाले हैं वो कतई ना जाएं। आगे देखते हैं। बिंदु 10, अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि दिशा निर्देश जारी हैं। दिसंबर 2020 के अंदर एक ऐसा सर्कुलर भी आया था। अब देखिए, ये भी एक नई चीज़ है। ऐसे अभ्यर्थी जो समस्त अर्हताओं को पूर्ण कर रहे हों वो सूचीबद्ध करते हुए उनसे उनके बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर सुरक्षित कर लिया जाए। तो यानी जो बैंक विवरण है वो भी आपको अभी देना है। बैंक विवरण आप अपना लेकर जाएं, बैंक की पासबुक लेकर जाएं, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। यदि आप निकल चुके हैं घर से, तो एक काम कर लीजिए, अपने घर पर फ़ोन करके उसकी फ़ोटो मंगवा लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। यदि प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो वहाँ पर बोल दीजिए कि प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। तो वहाँ पे आप अपनी फ़ाइलों के ऊपर या जैसे भी वहाँ पे बताया जाएगा वहाँ पर अपना बैंक खाता ज़रूर अंकित कर दें। तो ये नई जो है 11वें बिंदु के अंदर नई चीज़ आ रही है, इसका भी सब लोग ध्यान रखें। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जैसे आधार कार्ड आपको लेके जाना है, बैंक ड्राफ्ट आपको लेके जाना है और ये बैंक की डिटेल्स आपको अपनी लेके जानी है। यदि किसी का बैंक खाता खुला हुआ नहीं है तो परेशान मत होइएगा, खुलवा लीजिएगा, वो भी धीरे धीरे बाद में आप दे दीजिएगा। इसमें से 12वां बिंदु है गर्भवती महिलाओं के लिए, कि विशेषकर गर्भवती महिलाएं जो चिकित्सालय में भर्ती अभ्यर्थी हैं उनकी सूचना भी आपको पहुंचानी है। साथ में ये भी बोला है कि जो योग्य और अनयोग्य, मतलब अर्ह और अनर्ह अभ्यर्थी हैं उनको सूचीबद्ध कर आप ऐसी लिस्ट एक बनाकर भेजें। साथ में अब ये बिंदु नंबर 14, इसमें बोल रखा है कि जनपदीय चयन समिति के सम्मुख अभिलेखों के परीक्षण हेतु उपस्थित अभ्यर्थी से ₹100 का नोटिस शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसका प्रारूप प्राप्त कराया जा रहा है। यानी एक ₹100 का शपथ पत्र और लगना है, जिसका प्रारूप आपको दिया जाएगा। ₹10 का नहीं लगना है, ₹100 की नोटरी लगनी है। आपको परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग स्थल के आसपास ही आपको नोटरी करने वाले, शपथ पत्र बनाने वाले मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको नोटरी और शपथ पत्र बनवा सकते हैं। बस इतना है कि प्रारूप पहले से पता होता तो लोग अपने जनपद से बनवा के चले जाते, अब वहाँ पे उनको मनमानी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। तो ये तो देखने वाली बात है। आगे चलते हैं। आगे है कि पूर्व से सेवायोजित अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यानी जो पहले से ही सेवा में है उनको एनओसी जमा करवानी होगी। इस संबंध में शासन निर्देश 4 दिसंबर 2020 के बिंदु संख्या 5 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको एनओसी ले जाना
अनिवार्य है। या तो आपने खोला ही ना हो, डिक्लेयर ही ना किया हो कि आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको NOC देना अनिवार्य है। नेक्स्ट 16 नंबर बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसमें बोला गया है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि पृथक से अवगत कराई जाएगी। यानी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि नियुक्ति पत्र को लेकर अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर अध्यक्ष जनपद चयन समिति को कोई निर्देश नहीं भेजा गया है, ना ही बताया गया है कि नियुक्ति पत्र कब निर्गत किया जाएगा। 30 जून बोला गया है, समाचार पत्रों से पता चला है कि 30 जून को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन अभी उसके संबंध में ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है, ऑफिशियल आदेश नहीं आया है। हो सकता है आज शाम तक या कल तक वो आ जाए, वो देखते हैं। तो ये एक बुरी खबर हो सकती है यदि 30 जून को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश नहीं आता है उस आशय तक। साथ में कार्रवाई की बात है, कैसे कैसे कार्रवाई करनी है ये आपके लिए नहीं है। तो ये सर्कुलर था बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का, प्रताप सिंह बघेल जी का, उन्होंने ये जो सर्कुलर सबको भेजा था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी काउंसलिंग को लेकर, जो कन्फ्यूजन है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको जाना है। फिर से रिपीट कर ले कि आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, आपको अपनी बैंक की डिटेल्स लेकर जानी है, आपको एक ड्राफ्ट लेकर जाना है 500 और 200 रुपये का, अपनी जाति के आधार पर, अपनी कैटेगरी के आधार पर। जो दिव्यांगजन है उनको कोई नहीं लेके जाना है बैंक ड्राफ्ट। और इसके साथ साथ आपको 2 सेट स्वप्रमाणित प्रति जो आपकी हैं पीलेको की वो लेके जानी है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। और बाकी कोई चीज़ छूट गई हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बैंक डिटेल्स भी आपको लेके जानी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिना मास्क के मत जाइएगा, सुरक्षित रह के काउंसलिंग कराइएगा। गर्मी हो रही होगी, मास्क हटाने का मन करेगा, पर मास्क मत हटाइएगा। डेल्टा+ वेरिएंट आ गया है, इसलिए सुरक्षित रहकर, सावधान रहकर चलते रहिए, काउंसलिंग कराइए। आपको नियुक्ति पत्र की अग्रिम शुभकामनाएँ। धन्यवाद। और एक चीज़ और, ये वीडियो जो लोग काउंसलिंग करा रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी सहायता हो जाए, आपके भाई बंधुओं बहनों की, और उनको कोई समस्या ना आए। फिर से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे